हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर से कोई नया टॉपिक लेकर के हाजिर नहीं हूं। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें करने जा रहा हूं। जैसे कि आपने बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि कोई इसमें कोर्स नहीं लिखा मैंने, ना तो सब्जेक्ट की बात लिखा मैंने, ना तो हमारा नाम मैंने लिखा। अब इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ एडिशनल बातें जो हर किसी को फायदेमंद होगा। थोड़ा सा आप केयरफुली देखिए। आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके मार्किंग स्कीम, जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो जेईई मेंस हो, एमएससीईटी हो, जेईई एडवांस हो, यानी जितने सारे एग्जाम्स हैं इस सेशन में या इसके बाद मतलब जितने सारे सेशन आने वाला है सभी में ऑनलाइन एग्जाम हो गया है। तो इस ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह से मार्किंग स्कीम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस पर अपन बात करेंगे। तो आज का मैं जो बेसिक टॉपिक लिख रहा हूं, जो सब्जेक्ट से बिल्कुल भी हट करके है, आप सब्जेक्ट से डरिए मत। आज कुछ अलग टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो इस टॉपिक का मैं नाम दे रहा हूं प्रोसीजर एंड परसेंटाइल कैलकुलेशन। अब एक बात आपको समझना है यहाँ पे, बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से समझना है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कितने मार्क्स लाना है एक अच्छा कॉलेज के लिए, ये आपको यहाँ पे आपको आज मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूं कि प्रोसीजर क्या होता है परसेंटाइल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक थीम आपको बता दूं कि क्या होता है परसेंटाइल। अपन बात करते हैं परसेंटाइल को लेकर के। तो पहले जब एक परसेंटाइल वाला सिस्टम आया तो बहुत लोग तो ऐसा सोचने में या मतलब बहुत लोग को एक कंफ्यूजन था कि परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल को कुछ लोग सेम ही मान के चल रहे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक दूसरे से। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बातें को रखना चाहता हूं, आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। सपोज दैट कि यदि कोई भी एग्जाम मैंने सपोज दैट कि मैं अपना क्लास टेस्ट की ही बात कर रहा हूं। हमारे क्लास टेस्ट में सपोज दैट कि अटेंड हुए टोटल 100 स्टूडेंट जो हमारे क्लास टेस्ट दिया। मान लेता हूं कि 100 बच्चे हमारे पास क्लास टेस्ट देते हैं। अब उसमें से मतलब मार्क्स जो देखा जाए, मार्क्स कितना भी हो, मार्क्स यदि देखा जाए 100 स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट का मार्क्स यदि देखा जाए तो सबसे पहले इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि सपोज दैट किसी का 80 परसेंटाइल बोल रहा है, कोई 90 परसेंटाइल बोल रहा है, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल, मैं टाइल भी जोड़ रहा हूं यहाँ पे देखिए आप, कोई 70 परसेंटाइल बोल रहा है मार्क्स अपना इतना, यानी दैट मींस व्हाट कि ये 90 परसेंटाइल वाले का मतलब क्या हुआ कि उसका 90% मार्क्स नहीं है, 90% मार्क्स नहीं है। 100 बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, हो सकता है कि इसका हाईएस्ट स्कोर जो होगा इस एग्जाम में, जो हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूं, हाई स्कोर की बात कर रहा हूं, हाई स्कोर हो सकता है कि उसका 90 मार्क्स इसका हाई स्कोर। यानी आप ये मानिए कि 90 मार्क्स वाले को 100 परसेंटाइल मान के काम चलाया जाएगा। आप ध्यान रखिए, क्योंकि जिसका 90 मार्क्स आया है वो मतलब हाईएस्ट स्कोर जो भी है वो 90 मार्क्स है यहाँ पे। तो 90 मार्क्स वाले का परसेंटाइल कितना होगा, 100 परसेंटाइल इसका होगा। तो आपको एक सिंपली मैं आपको बता देता हूं, 90 परसेंटाइल यदि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि वो 90% लोगों से उसका मार्क्स अच्छा है। बहुत सिंपली यदि मैं बोलना चाहूं तो। सेकेंड थिंग, अब आप मुझे बताइए 80 परसेंटाइल मार्क्स लाने का मतलब क्या हुआ। यानी अब बहुत सिंपल कि 80% लोगों से, यानी जितने लोग एग्जाम दिए हैं उसमें से 80% लोगों से उसका मार्क्स क्या है, बेहतर माना जा रहा है। आप इसको ए मत मानिए 80% का परसेंटाइल का मतलब आप ए मानिए मत कि उसका 80% मार्क्स आया, बिल्कुल भी नहीं। ए मानिए कि 80% लोगों से उसका मार्क्स ऊपर है। दिस इज कॉल्ड द परसेंटाइल। अब जैसे कि मैंने बेसिक आपको बातें बता दिया परसेंटाइल के बारे में, तो आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कौन से एग्जाम, सारे एग्जाम की जब मैं बात करूं, इवन आपका बोर्ड का एग्जाम को छोड़ करके जितने सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम में परसेंटाइल सिस्टम आपके सामने खड़ा है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे आप एमएससीईटी की भी बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड वन आपका जेईई मेंस की बात कर रहा हूं, जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं, ये सारे एग्जाम के लिए परसेंटाइल सिस्टम, परसेंटाइल का कैलकुलेशन हर जगह सेम पैमाने पे मेजर किया जाता है। तो आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सपोज दैट जेईई मेंस का मैं एक एग्जाम को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो अपना जो मेंस का एग्जाम होता है, जेईई मेंस की बात कर रहा हूं, जैसा आप सब जानते हैं, और जो 11th के जो बच्चे हो, अभी न्यू कमर्स जो बच्चे होंगे उनको पता नहीं होगा शायद, तो थोड़ा सा डीपली आप देखिए। और जो 12th में बच्चे चले गए हैं उनको एक बातें थोड़ा बहुत मैंने क्लास में बहुत बार शेयर किया हूं।
तो देखिए आप थोड़ा सा पेशेंटली देखिए, कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, हर किसी को फायदा होगा। जो जानते हैं उनको भी कुछ अलग बातें बताऊंगा, और जो नहीं जानते हो 100% जान लेंगे। थोड़ा सा आप केयरफुली सुनिए हमारी बातों को। अब जेईई मेंस के पेपर की पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जेईई मेंस को दो पार्ट में, मतलब कहने का मतलब कि एक हो गया आपका जनवरी में और एक हो जाता है अप्रैल। इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यानी दो सेक्शन में इसको पेपर को लिया जाता है। सपोर्टेड मैं पहली बात कर रहा हूं, यदि जनवरी में किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल 99.5378 समथिंग ऐसा आते रहता है, मान लिया। और एक बात ध्यान रखिए कि डेसिमल के बाद इसके डिजिट जो होते हैं ना 7 डिजिट होते हैं इधर से। क्योंकि क्यों ऐसा, रीजन क्या है 7 डिजिट का? क्योंकि लाखों नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। आप ये मानिए 11 लाख 12 लाख 15 लाख कितने बच्चे एग्जाम देते हैं। तो नो डाउट कि यदि इतना नंबर नहीं दिया तो आप ये मानिए ना कि सेम नंबर पे, यानी कहने का मतलब कि सैकड़ों विद्यार्थी सेम परसेंटाइल पे आएंगे, तो उसको रैंकिंग देना आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, जिसके वजह से 7 डिजिट तक इसको डिवाइड किया गया। अब यहां पे एक सेशन है आपका जनवरी में। सपोज जो विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, मैंने मान लिया कोई भी स्टूडेंट यदि इतने मार्क्स लाता है 99.753 समथिंग इतने परसेंटाइल जो लाता है, और यदि उसके अप्रैल में सेम स्टूडेंट का, आप ये मानिए सेम स्टूडेंट का यदि मार्क्स आया 98.2357 समथिंग कुछ तो इस तरह से जाता है, तो आप ये मानिए कि इसमें से आपको कहने का मतलब कि बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर करके आपको रैंक में उसको लाया जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो अप्रैल, जनवरी में और अप्रैल में। तो एक बात यहां से आपको उठती होगी आपके दिमाग में, क्या ये जनवरी का एग्जाम है अप्रैल में? अभी तो नो डाउट कि लॉकडाउन की वजह से ये एग्जाम जो भी गया है वो जुलाई में चला गया है, बराबर है। तो नो डाउट कि अब एक बात करेंगे, सपोज दैट बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हमें जनवरी का एग्जाम देना चाहिए या अप्रैल का एग्जाम देना चाहिए। तो मेरा मानना जैसा है, मेरा अपना पर्सनल व्यू जो मेरा बोलता है, आपको दोनों एग्जाम देना है। आप जनवरी के एग्जाम भी दीजिए और अप्रैल के भी एग्जाम दीजिए, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ 2 है उसको आपको कंसीडर करके आगे बढ़ना है। जनवरी के एग्जाम में हो सकता है कि उसका पेपर आसान आ जाए, यदि आपका प्लानिंग नो डाउट कि यदि अप्रैल का है कि मुझे अप्रैल में अच्छे तरीके से देना है, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है, आपको जनवरी का भी एग्जाम अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि जनवरी में हो सकता है कि मार्क्स ज्यादा आ जाए और अप्रैल में आपका पेपर टफ आने की वजह से मार्क्स कम आ जाए। तो नो डाउट कि मैं उस बात पे भी बात करूंगा। तो आपको मेरा पहला सजेशन ये होगा कि आपको दोनों एग्जाम देने हैं, बेस्ट ऑफ 2 आपके मार्क्स मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कि इसके मार्किंग स्कीम को लेकर के, यानी कहने का मतलब कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है, कितने मार्क्स कितने परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज मिलते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जेईई मेंस के जो पेपर होते हैं टोटल, यदि जनवरी की बात कर रहा हूं तो इसमें भी टोटल 4 डेज पेपर होते हैं। 4 डेज यानी एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं। सिंगल डेज 1 डेज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 2 शिफ्ट होते हैं। एक शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 एंड सेकेंड नंबर शिफ्ट क्या होगा आपका, सेकेंड नंबर शिफ्ट 2 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, क्या होता है शिफ्ट 1 और क्या होता है शिफ्ट 2। जैसा कि मैं इसके टाइमिंग के बारे में भी आपको बता देता हूं कि यहाँ पेपर चालू होता है 9:30 to 12:30, 3 आवर्स के पेपर होते हैं टोटल, और यहाँ पे 2:32 लेकर के 5:30 आपको बिफोर 30 मिनट क्लास में पहुंचना होता है। AM to PM और ये हो जाएगा आपका PM to PM। इस तरह से शिफ्टिंग में एग्जाम होता है। आप ये मानिए कि टोटल 4 दिन एग्जाम चलते हैं, यानी कहने का मतलब कि जनवरी की जब बात करूं तो टोटल एग्जाम जनवरी में टोटल एग्जाम हो जाएंगे 8 पेपर्स हो जाएंगे, 8 पेपर्स हो जाएंगे। और अप्रैल की जब बात करूं तो इसमें भी 8 पेपर्स इसी तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूं 8 पेपर इधर और 8 पेपर इधर, यानी टोटल इतने पेपर आपको कंप्लीट करना होता है, देखना होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देता हूं। बहुत बच्चे का माइंड में, बहुत लोगों से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसका मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देते जाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं, एक किसी स्टूडेंट के द्वारा मुझे पूछा गया था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन बच्चे का होता है कि क्या सर जो जेईई मेंस के, मान लिया कि डे फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं वंस अगेन, अब सारे कंटेंट जो भी मैं आपको बता रहा हूं, पेन पेंसिल रखिए सामने और इसको एक
लिखते जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पढ़ाई तो नो डाउट की इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस पढ़ाई को सही तरीके से कहां तक लेके जाना है और कितने मतलब कितना मेहनत करना है कि हमें क्या मिले, ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहां पे ये बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो जनवरी में या अप्रैल के कोई भी सेशन की बात कर रहा हूं, सपोज दैट कोई बच्चा जनवरी में डे फर्स्ट की बात कर रहा हूं, डे 1 शिफ्ट में 1 में पेपर देकर के आया, शिफ्ट 1 का पेपर देकर के आया, कोई भी स्टूडेंट यहां पे अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट पेपर। अब सपोज दैट कि उस पेपर के पैटर्न को उसने ऑब्जर्व किया, शिफ्ट 1 करे, तो मैं जनरली मैथ्स का फैकल्टी हूं, मैथ्स के टॉपिक में आपको बता देता हूं, ऐसा ही आप मान लीजिए कि बाकी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होंगे। सपोज दैट मैंने मान लिया या शिफ्ट 1 में किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि आपके सेक्शन, यानी कहने का मतलब कि कोनिक सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कोनिक सेक्शन की बात कर रहा हूं। कोनिक सेक्शन से मान लिया कि पहले शिफ्ट में कि 3 एग्जांपल आए, डिफिकल्टी लेवल जो भी हो उसका, बराबर है। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि शिफ्ट सेकेंड में या इसके डे 1 के बाद डे सेकेंड, डे 3, डे 4 यानी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। क्योंकि नो डाउट कि 25 क्वेश्चन ही आते हैं, एक सेक्शन की बात कर रहा हूं जेईई मेंस पेपर के, जिसमें मैथ सेक्शन में 25, केमिस्ट्री 25 और फिजिक्स 25 होते हैं। तो 25 क्वेश्चन कहने का मतलब कि आपको यह मानना है सबसे पहले कि 25 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब कि आप ऑन एन एवरेज यदि आप मान लेते हैं तो एक क्वेश्चन सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं वो टच करता ही करता है। तो कुछ बच्चे का ऐसा रहता है कि सर जो चैप्टर बड़ा है उस चैप्टर का हमें ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए क्या? तो मेरा कहना ऐसा होगा कि कोई चैप्टर बड़ा, चलिए ठीक है आपके लिए बड़ा है, लेकिन कहने का मतलब कि ऑन एन एवरेज से क्वेश्चन की बात करूं तो सारे क्वेश्चंस हर जगह से कोई भी पेपर में कहीं से भी टच हो सकता है। तो आप कोई भी चैप्टर बड़ा और छोटा को ऐसा मत करके चलिए, सभी चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन जो छोटा चैप्टर है उसको आप जल्दी कंप्लीट करिए, यदि वहां से जो आपके मार्क्स जो आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको एग्जाम में, वो आपको प्लस पॉइंट देगा। तो मेरा पहला सजेशन ये होगा कि आपको सबसे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां पे आपको सबसे पहले उसको हिट करके खत्म कर लेना, अच्छे तरीके से उसको चबा जाना है। अब बात कर रहा हूं जो बड़े चैप्टर की, तो बड़े चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोनिक सेक्शन से सपोर्टेड की एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन आए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगले में भी 3 आएगा, अगले में 1 भी आ सकता है। ये आप सबसे पहले आप ध्यान रखिए। तो एक क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको यहां से दे दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा सिंपल कि आखिर ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए आप, देखिए सपोज दैट कि कोई भी एक एग्जाम में मैंने मान लिया कि डे फर्स्ट का या डे कौन सा भी डे, मैंने मान लिया डे फर्स्ट मान लेता हूं, इसको 2 सेक्शन है, एक हो गया आपका शिफ्ट 1 हो गया और एक हो जाएगा आपका शिफ्ट सेकेंड। मैं बात को समझाना चाह रहा हूं आपको एक एग्जांपल लेकर के, क्योंकि समझना ही एक मेन मैथमेटिक्स है। आप ये बात को आप ध्यान रखिए, पूरा समझना, यदि आप समझ गए तो ये मानिए कि पूरा मैथमेटिक्स का खेल आपको समझ में आ गया कि कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई होता है परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा शिफ्ट 1 में, सपोज दैट कि शिफ्ट 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि मैंने मान लिया कि जो भी अपेयर हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड, मान लिया कि यहां से 10,000 बच्चे ने एग्जाम दिया। लेट अस एज्यूम, मैंने मान रहा हूं, ऐसा मतलब नहीं है कि कोई डिजिट फिक्स है, कितने भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। मैंने मान लिया कि यहां पे शिफ्ट 1 में यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड कितने थे, 10,000 थे, और शिफ्ट 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड मान लिया मैंने 11,000, या इससे बड़ा है इससे कम, इस तरह से मैंने मान लिया। अब एक बात समझिए, सपोज दैट कि यहां पे 10,000 स्टूडेंट है और यहां पे कितना 11,000 एग्जाम दिया शिफ्ट सेकेंड में या कौन सा भी डे में।
तो सपोज दैट कि कोई एक स्टूडेंट 1 की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट 1 की बात कर रहा हूं। अब कोई एक स्टूडेंट यदि मार्क्स सपोज दैट कि 300 के टोटल मार्क्स है, 100 मार्क्स मैथ्स, 100 फिजिक्स एंड 100 केमिस्ट्री, यानी 100 टोटल 300 मार्क्स के पेपर है। तो मैंने मान लिया कि 300 में से मान लिया कि 275 स्कोर किया है, ये हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, ये हो गया। और सेकंड में यहां पे एक स्टूडेंट ने, यहां का स्टूडेंट मतलब दूसरा कोई स्टूडेंट मैंने मान लिया, सेकंड स्टूडेंट ये मान लिया कि यहां पे जो दिया है 260 लाया है, तो ए हाईएस्ट स्कोर है इसका, मतलब ये शिफ्ट का ये हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर है यहां पे, आईबीएस का हाईएस्ट स्कोर की बात की मैंने। तो सबसे पहले जब ये यहां पे 275 लाया है कितने 10,000 में से, यानी कहने का मतलब कि ये लाने के बाद इसका परसेंटाइल यदि देखा जाए तो ये भी इसका परसेंटाइल कितना है, नो डाउट कि ये 100 परसेंटाइल पे आएगा, हाईएस्ट स्कोर है। तो एक कितने परसेंटाइल पे आएगा, नो डाउट ये भी सेम ही परसेंटाइल पे भी खड़े होंगे, सेम परसेंटाइल पे भी खड़े हैं और सेम परसेंटाइल पे ये भी खड़े हैं। तो थोड़ा सा एक बात समझिए कि जब दोनों को सेम परसेंटाइल है तब उसके रैंकिंग की बात करूं या कॉलेज उसको कौन सा कैसे मिलेगा, जब एक ही लाइन में यानी बहुत सारे बच्चे जब खड़े हैं, यानी कहने का मतलब कि एक ही परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे जब खड़े होते हैं तो वहां से कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें से आपको सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मैथ्स का परसेंटाइल, क्योंकि आपको नो डाउट कि यहाँ पे मैथ्स का परसेंटाइल, फिजिक्स का परसेंटाइल, केमिस्ट्री का परसेंटाइल तीनों आपको अलग अलग दिए जाएंगे और तीनों को जोड़ करके जो एवरेज आएगा वो फाइनल आपको परसेंटाइल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटाइल मैथ्स में किसका आया है, कौन सा स्टूडेंट का आया है। यदि दोनों का सेम आया तो परसेंटाइल आपको चेक करना होगा, स्टूडेंट 1 और सेकेंड का मैथ्स का परसेंटाइल किसका अधिक है। जिसका मैथ्स का परसेंटाइल अधिक है उसको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, यानी उसके रैंक यदि अपन देखा जाए तो उसके रैंक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, सेम परसेंटाइल पे ही थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। सेकेंड थिंग, यदि सपोज दैट कि मैथ्स का भी परसेंटाइल दोनों का सेम हो तो क्या करेगा, बहुत सिंपल है, यदि मैथ्स का परसेंटाइल सेम आया तो फिर वो मूव कर जाते हैं, फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं। और यदि कोइंसिडेंटली फिजिक्स में भी सेम आया तो क्या होगा, आपके सवाल तो उठ रहे होंगे आपके दिमाग में, नो डाउट। तो जब फिजिक्स के भी सेम होते हैं तो केमिस्ट्री पे मूव किया जाता है। अब यदि कोई पूछ देता है कि सर यदि केमिस्ट्री पे भी सेम आया तो क्या होगा, नो डाउट कि जो केमिस्ट्री पे जो सेम आएगा तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो स्टूडेंट ज्यादा बूढ़ा होगा, बूढ़ा मतलब ओल्ड होगा, यानी कहने का मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ की बात किया जा रहा है, मुझे बताना चाह रहा हूं मैं, जो ज्यादा एज होगा उसको सबसे पहले ऊपर चढ़ा दिया जाता है, रैंक में उसको ऊपर ले जाया जाता है। यानी इतने सारे फैक्टर पे इस सभी रैंक को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कहने का मतलब कि परसेंटाइल यहां से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 थिंग। अब सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि भी सेम नंबर ऑफ परसेंटाइल पे हमने किस तरह से कौन सा बच्चा आगे बढ़ता है, मैंने आपको एक बात बता दिया। बहुत लोगों का दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सेकेंड एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, उस क्वेश्चन का मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे से ही सुनिए, मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस सुनने के लिए, आप थोड़ा सा समझिए। सपोज दैट कि पहले स्टूडेंट 1 का कितना आया, 275 मार्क्स आया मान लेता हूं, लेकिन और भी कुछ सपोज दैट कि कुछ यदि 275 वाले को यहां पे तो 100% दे दिया गया, नो डाउट। सपोज दैट कि इसी शिफ्ट में कोई स्टूडेंट सेकेंड की बात कर रहा हूं, कोई स्टूडेंट सेकेंड है, यदि इसका मार्क्स ऑब्टेन किया 270, तब इसके रैंक क्या होंगे, आपसे पूछा जाएगा। ऐसा आपके दिमाग में उठ भी रहा होगा बातें, क्यों कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमारा तो 275 नहीं आया, 275 नहीं आया, सपोज दैट मान लिया कि अपना कम ही आया, मतलब 150 से ऊपर ही मान लिया क्या आया, यानी कहने का मतलब एक सिंपली मैंने 270 मान लिया यहां पे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 270। थोड़ा सा केयरफुली सुनिए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 270 और 270 के से कम, मैंने फिर से दोहरा रहा हूं बात को, 270 और 270 से कम कितने स्टूडेंट का मार्क्स 270 और 270 से कम आया है, कौन सा शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में वो एग्जाम दिया है वहां पे। लेट अस एज्यूम कि मैं मान लेता हूं कि वहां पे 10,000 जब बच्चे एग्जाम दिए हैं तो मैंने मान लिया कि 8,000 बच्चे का जो पेपर में आए थे मार्क्स, 8,000 बच्चे का मार्क्स जो आया है
270 और 270 से कम है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहां से इधर से कैलकुलेट कर रहा हूं, परसेंटाइल कैलकुलेशन, परसेंटाइल कैलकुलेशन। तो मैंने अभी मान लिया कि 8000 बचे, कोई एक ऐसा डिजिट मान लो ना, 8336 मैंने मान लिया, इतने बच्चे जो हैं वो 270 और 270 से कम है। तो मैंने 8336 बच्चे मैंने मान लिया, तो लिख दिया मैंने अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन इन दिस शिफ्ट। कितना दिया है, 10,000 बच्चे ने एग्जाम दिया है, तो अपॉन कितना कर लिया, 10,000, जो भी अपेयर हुए थे उस टाइम इतना कर लिया, इतना कर लिया। अब आगे इसमें क्या करना होगा, इनटू 100 कर लेंगे, तो जो भी आपको आएगा यहाँ पे एक परसेंटाइल आएगा। बट डेसिमल के आपको ध्यान रखना है कि 7 डिजिट, मैंने पहले ही आपको बताया था कि 60 डिजिट तक आपको ध्यान रखना। तो यहां के बाद जो भी इसके कैलकुलेशन आ जाएंगे, यानी ये जो आ जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटाइल, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड परसेंटाइल, यानी कहने का मतलब इतना परसेंटाइल आया होगा स्टूडेंट का। इवन आप मान लीजिए कि 270 हो जाए, कितना भी हो जाए, रैंक कैलकुलेट करना, इस तरह से अपन परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एक जनरल बातें कर रहा हूं कि आखिर कितने परसेंटाइल। अब एक क्वेश्चन और भी हमारे पास आया हुआ है, बहुत बच्चे का मैसेज आता है, बहुत लोगों का आता है कि सर कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, उसमें कैटेगरी क्या होगा, यदि हमारा कैटेगरी सपोर्टेड जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो कौन से कॉलेज हमें मिल सकते हैं, कितने परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, इसकी बातें मैं आपको कर रहा हूं। सपोर्टेड कोई भी विद्यार्थी यदि वो सामान्य जाति से है, मैंने मान लिया कि वो जनरल कैटेगरी से है, और यदि जनरल कैटेगरी में उसका परसेंटाइल 97 से 98 तक भी यदि आता है, मैंने मान लिया कि 97 और 98 के बीच में भी आया तो भी चलता है, यदि इतना आता है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी एक सेक्शन आया है, जिसमें जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस एक सेक्शन आ रहा है, इसमें भी यदि परसेंटाइल 9, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं जनरल के लिए लिख रहा हूं, जनरल के लिए लिख रहा हूं 97 से 98 की बात कर रहा हूं परसेंटाइल, और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, इसी में जनरल में ही ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, तो इसका 95 परसेंटाइल की बात किया जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि 95 परसेंटाइल तक देखा जाए। और नेक्स्ट वन एससी एसटी होगा, उसका 90, यानी कहने का मतलब ए 95 हो जाएगा, एससी एसटी जो भी इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इससे जो भी बन जाएगा, आप ये मानिए कि 87 से 90 परसेंटाइल तक, 90 परसेंटाइल तक, ये भी इतने परसेंटाइल और ये भी इतने परसेंटाइल, यानी कहने का मतलब कि यदि इसके अप्रोक्सीमेट में जो भी स्टूडेंट इतने मतलब परसेंटाइल कवर कर पाते हैं अपने एग्जाम में, कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको यहां पे लिख रखा हूं, तो नो डाउट कि यहां से इनको एनआईटी कॉलेज मिलने का चांस बन जाता है। आप जेईई मेंस के थ्रू कॉलेज भी आपको क्या मिलेगा, टॉप लेवल के जो कॉलेज है एनआईटी ही आपके कॉलेज है, तो नो डाउट कि यहां से यदि आप इतने भी मार्क्स लेके आ जाते हो, तो नो डाउट कि आपको यहां से एनआईटी तो फिक्स होता ही होता है। यदि आप इसके ऊपर लेके आते हो मार्क्स, या इसके ऊपर लेके आते हो, तो भी आपको अच्छे लेवल के एनआईटी मिल जाएंगे, बहुत सारे एनआईटीज हैं, बराबर है। कुछ टॉप लेवल के एनआईटी जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, आप आईटी के इक्विवेलेंट मानते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी आपकी परसेंटाइल बता दिया, इस परसेंटाइल से आपको इतना समझ में आया होगा कि कौन एनआईटी यहां से आसान हो जाता मिलना। तो मैं सबसे पहले कुछ कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा आपको, एनआईटी कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा, एनआईटी का रैंकिंग क्या है, कौन से कॉलेज, यानी सबसे पहले आपके दिमाग में बात उठ रहा होगा कि कितने एनआईटीज हैं अपने इंडिया में। तो टोटल नंबर ऑफ एनआईटीज की जब बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ एनआईटी आ जाएंगे, नंबर ऑफ एनआईटीज 31 टोटल एनआईटी है इंडिया में। अब ये 31 में से आपको ध्यान रखना है कि टॉप 5-6 जो भी एनआईटीज है ना, वो इक्विवेलेंट टू आईआईटी माना जाता है। तो टॉप कॉलेज मिलता किसको है, तो नो डाउट कि जिसका परसेंटाइल ऊपर में है 97 98, जिसका 100 तक भी पहुंच रहा है, तो नो डाउट कि 100 परसेंटाइल वाले तो फोकस सीधे रहते हैं कि एडवांस पे रहते हैं। तो किसको मिलता है कि यहां से जिसका 97 98 परसेंटाइल तक जिसका आ रहा है, उसको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, बहुत ही बेहतर कॉलेज मिल जाते हैं। जैसे टॉप लेवल पे आज देखा जाए एनआईटी टॉप लेवल की, मैं कुछ एनआईटी की भी बात कर रहा हूं आपको, जैसे एनआईटी तिरची की बात करूं, राउरकेला की बात करूं, वारंगल की बात करूं और कर्नाटका की बात करूं, ये सारे टॉप लेवल ऑफ एनआईटीज हैं। ये टॉप लेवल एनआईटी यानी कहने का मतलब कि इक्विवेलेंट टू आईआईटी होता है, ध्यान रखिए।
यदि सपोर्ट दैट कि IIT में यदि आपको नंबर लग रहा है, नीचे के कॉलेज में कहीं नंबर लग रहा है, तो नीचे के नंबर में लेने से बेहतर है कि ये टॉप NIT में मिले तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ध्यान रखिए। तो ये जैसा कि आज का जो सेशन था, इस सेशन में यहीं पे आप समाप्त करना चाहता हूं। इस सेशन के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि कैसे जो एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इवन आपका JEE मेंस हो, एडवांस हो, MSCET हो, ये सभी एग्जाम, जैसे MSCET की भी बात करूं मैं, तो MSCET से भी जो कॉलेज होते हैं, मार्किंग स्कीम नो डाउट कि सेम तरीके से, बस क्वेश्चन के पैटर्न उसके बदल जाते हैं, सारे पैटर्न पे भी, उस पर भी अपन बात करेंगे कभी, लेकिन सारे सिमिलर तरीके से वहां भी परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। और उससे जो कॉलेजेस आपको मिलता है, जैसे VJTI मुंबई की बात करूं, COEP पुणे की बात करूं, नो डाउट कि एवी कॉलेज को आपको इक्विवेलेंट टू NIT, टॉप NIT भी माना जाता है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले इस सेशन में मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से परसेंटाइल से अपन कौन से कॉलेज मिलता है, ये बात आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे के लिए। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिसको नहीं है पता, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो आपसे मेरा एक अनुरोध होगा कि आप ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।